नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। प्रॉपर्टी प्लस के हर एपिसोड में हम उन विषयों को चुनते हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ता है, फिर चाहे सरकार के ऐलान हो, अदालतों के फैसले हो या रियल्टी सेक्टर का बदलता ट्रेंड। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बारीक विश्लेषण के जरिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें एक आम होम बायर्स को कहां फायदा नुकसान हो सकता है। तो आज दो अहम विषय हैं जिन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला विषय है सुप्रीम कोर्ट का वो कमेंट जो मोरेटोरियम के दौरान राहत मिली ईएमआई के ब्याज को लेकर दिया गया, और दूसरा स्टैंप ड्यूटी छूट ने कैसे सीरियस बायर्स को डिसीजन लेने में आसानी कर दी, फैसला लेना आसान कर दिया और हाउसिंग में रिकॉर्ड सेल देखने को मिली। दोनों ही विषयों के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ हैं गुलाम जिया, ईडी नाइट फ्रैंक इंडिया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित गोयनका, एमडी निसस फाइनेंस, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक गोराडिया, प्रेसिडेंट क्रेडाई एमसीएचआई। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे ही होगा मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम के दौरान राहत मिली ईएमआई पर चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर अपना जो रुख साफ किया है, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आर्थिक मामलों में वो दबाव या दखल नहीं देना चाहते। एक आम घर खरीदार की नजर से जो होम बायर लोन की ईएमआई दे रहा है, उसको सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से क्या समझना चाहिए? दीपक जी, ये बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना नजरिया साफ किया है और इस पूरे पहलू पर अब एक पूर्ण अंक लगाया है कि जो भी आर्थिक समस्याएं हैं या आर्थिक जो भी रेगुलेशंस हैं वो सरकार और आरबीआई के द्वारा ही तय होंगी। मगर एक पारदर्शिता रखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ कुछ वर्ग के लोगों को जो भी आप बेनिफिट या जो भी आप उपलब्धियां दें, वो सबको सीमित और समान तरीके से वो बेनिफिट उपलब्ध हो। इसके लिए ये छोटा सा जो रिलीफ आया है वो बहुत उत्तम श्रेणी का रहेगा, क्योंकि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे एवरेज टिकट साइज ज्यादा करके 2 करोड़ के ऊपर चली ही जाती है, तो उन शहरों को ये बेनिफिट नहीं उपलब्ध हो रहा था। डेफिनेटली उपलब्ध होगा तो ईएमआई की दरें जो हैं, जो ऑलरेडी कम हो चुकी है, उस पर जो एक ईएमआई का टोटल अमाउंट का रिलीफ आएगा, पूरा रिकैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट या तो वापस होगा या उनकी ईएमआई कम होगी। तो इससे जो पैसे बचते हैं ग्राहकों के, उससे उनकी और खरीदारी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही उत्तम निर्णय रहा है उच्च न्यायालय का, और इसका हमने स्वागत किया है। बिल्कुल अमित जी। दीपक जी, एक और सुप्रीम कोर्ट मानता है कि कोविड की वजह से सरकार, डेवलपर्स और बैंकों पर बोझ बढ़ा है, लेकिन डेवलपर्स को सरकार ने हर संभव रियायत देने की कोशिश भी की है, फिर चाहे रेरा की ओर से प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन हो या दूसरे आर्थिक छूट हो। लेकिन एक बात होम बायर्स को काफी परेशान कर रही है। तमाम मेल हमको मिले हैं जिनमें डेवलपर्स पर इल्जाम लग रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में जिन घर खरीदारों की ईएमआई मिस हुई है, उनको मोटी पेनल्टी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये होम बायर्स के ऊपर ज्यादती नहीं है? आप जो कह रहे हैं कि होम बायर को जो ईएमआई देना है वो बिल्डर को नहीं देना है। बिल्डर को तो जो भी परसेंटेज उसका जो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है, वो पेमेंट प्लान के हिसाब से उसका जो पेमेंट ड्यू होता है वो पेमेंट देना है। लॉकडाउन के 4-5 महीना तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी नहीं थे, काम भी बंद था, तो कोई नया किसी की साइड पे काम चल भी नहीं रहा था, तो नया पेमेंट ड्यू होने का पॉसिबल नहीं था। जब भी ड्यू होता है तो प्रोजेक्ट के कैश फ्लो के लिए मेंटेन करने के लिए, बैंक के इंटरेस्ट पे करने के लिए बिल्डर को भी फंड की तो रिक्वायरमेंट रहती है। पर जो आप बोल रहे हैं कि जो बिल्डर को जो प्रेशर टेक्निक या ऐसे कोई हमारे ध्यान में नहीं है। आज के तारीख में ये सब चीज के लिए देयर आर वेरियस फोरम के अंदर भी कंज्यूमर जाते हैं, तो उस तरह से कंज्यूमर वो उसके बिल्डर के सामने एक्शन भी हो जाता है। तो हमारे ध्यान में इस तरह से नहीं कि पेंडेमिक के अंदर ये जो लॉकडाउन पीरियड जो है, लॉकडाउन पीरियड में कोई ऐसे आपने जो वर्ड वापरा है उस तरह से किसी ने किया हो, वैसे हमारे ध्यान में या हमारे मुंबई क्रेडाई एमसीएचआई के 1500-1800 मेंबर्स में ऐसे मुझे तो अभी तक कोई भी एक भी एक्शन ऐसा ध्यान में नहीं आया है। बिल्कुल, यानी आपसे कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि यदि क्रेडाई एमसीएचआई का कोई सदस्य है और वो कोविड पीरियड में पेनाल्टी वसूल रहे हैं, तो आप संगठन के तौर पर उसे संज्ञान में लेंगे? अभी कोई है वैसे कंप्लेन है तो नजर में ला सकते हैं। डेफिनेटली दे कैन ब्रिंग टू अवर नोटिस एंड व्हेन वी विल मीडिएट बिटवीन द टू। क्या इशू है वो हमें पता नहीं है दोनों के बीच में। गुलाम साहब, एक और सुप्रीम कोर्ट की ओर से ईएमआई के ब्याज पर ब्याज लेने को गलत ठहराना और दूसरी तरफ
तमाम डेवलपर्स का घर खरीदारों पर डिले पेनल्टी का दबाव बनाना। ये अलग बात है कि एमएमआर में ये केस कम है, लेकिन एनसीआर में बड़े स्तर पर घर खरीदारों पर दबाव बनाया जा रहा है। कहीं कहीं तो 15 से 18% डिले पेनल्टी की बात सामने आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? डेवलपर का काम अगर पेमेंट के कारण रुक रहा है तो ये डेवलपर को तो वेरियस प्लेटफॉर्म पर जवाब देना होता है, चाहे वो रेरा हो, चाहे वो दुनिया भर की दूसरी जो उन पर बंदिशें हैं उनके तई उनको जवाब देना जरूरी है। तो अगर किसी डिफॉल्टिंग बायर पर उन्होंने कोई अगर चिट्ठी वगैरह लिखी हो तो वो गलत नहीं है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधा मिली हो जिसकी राहत खरीदार और डेवलपर दोनों को मिल रही है तो वो राहत जाहिर सी बात है दोनों को मिलेगी और जरूर मिलेगी। लेकिन अगर इस तरह के कुछ केसेस हैं, चंद एक हों, जैसा दीपक जी कह रहे थे, अगर चंद एक केसेस हों तो उनको सही फोरम पे एड्रेस किया जाना चाहिए, उनका मेडिएशन होगा, उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर हम और आप इस तरह की कोई टिप्पणी कर बैठे हैं कि चाहे जो भी हो डेवलपर इसका हक नहीं रखता कि अपने जो पैसे ड्यू है वो डिमांड करे, तो मेरा ख्याल है गलत होगा। आप जो बता रहे हैं 12-18% जो भी है, अगर रेरा के अंडर उसका प्रोविजन है तो डेवलपर का वो चिट्ठी लिखना गलत नहीं है। अब चूंकि हालात एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं और उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की हैं तो उसका फायदा उठाया जाना बनता है। मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा चिंताजनक माहौल बना हुआ है, जहां पर है वहां उसका सोल्यूशन मौजूद है। अमित जी, महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी छूट का फायदा जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर में देखने को मिला है, क्या आपको लगता है कि सरकार को इसकी मियाद और लंबे समय तक बढ़ानी चाहिए? क्या फायदे नुकसान देखते हैं इसके आप? जी, सबसे बड़ा जो भार होता है ग्राहक के लिए वो एक इंटरेस्ट का होता है और दूसरा होता है टैक्सेशन का, चाहे वो जीएसटी हो, स्टैम्प ड्यूटी हो या अन्य टैक्सेशन हो। अब हमने ये बहुत पुख्ता डेटा पाया है और गुलाम जी और हमको ज्यादा समझा सकते हैं डेटा बतौर कि मुंबई और एमएमआर में ये जो राहत मिली उससे 2 गुने से ज्यादा फायदा हुआ है होम बायर्स को, डेवलपर्स को और पूरी इकोनॉमी को महाराष्ट्र की, क्योंकि हमारे हिसाब से 3 महीनों में ही तकरीबन 2 लाख के ऊपर घरों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हुई है एमएमआर में। जो जनवरी में बहुत ज्यादा हमने रजिस्ट्रेशन की तादाद 1,40,000 यूनिट्स के आसपास की रजिस्ट्रेशन देखी, जो अगर आप दीपक जी प्री कोविड भी देखें तो एमएमआर में तकरीबन 1,00,000-1.25 के ऊपर पूरे साल में घर की बिक्री नहीं होती थी। वहां पे 3 महीनों के अंदर उससे दुगनी की ज्यादा संख्या की बिक्री हुई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि छोटी सी राहत से कितना ज्यादा और ये छोटा सा विकल्प जो है सरकार का, उससे कितना ज्यादा लोगों की जो कॉन्फिडेंस है, परचेजेबिलिटी है, उनकी आगे आके खरीद के इस व्यवस्था के अंदर और ये इस फायदे को लेकर अपना घर, चुनिंदा घर लेके उसको रजिस्टर कराने की जो एक मंशा है वो पूरी होती दिखी है। तो डेफिनेटली अगर इस टाइप का रिलीफ एक्सटेंड किया जाए तो ये इंडस्ट्री के लिए, सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए, सब तरफ से मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर होगा। दीपक जी, आपने संगठन के तौर पर सरकार को लिखा है, स्टैम्प ड्यूटी छूट को बरकरार रखने की मांग की है। अब तो आप लोग भी अपनी मंथली रिपोर्ट जारी करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी छूट से कितना बड़ा बूस्ट मिला है? अगर मियाद बढ़ती है तो उसके क्या फायदे होंगे और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं आपको सरकार की ओर से? स्टैम्प ड्यूटी का दिसंबर तक का जो देखा 4 महीने का बेनिफिट पूरी मुंबई में और उसके बाद में महाराष्ट्र में और आगे भी देखा जनवरी फरवरी में, डेफिनेटली रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। जो सीएम ऑनरेबल सीएम साहब ने डॉक्टर केलकर कमेटी जो अपॉइंट की थी उसमें से वन ऑफ द सजेशन रहा था कि स्टैम्प ड्यूटी में लिमिटेड विंडो हम देखे सनसेट क्लॉज के साथ छूट देनी चाहिए और वो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। वो ये डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन रहा जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं और यही डिसीजन की वजह से जो भी रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर एग्रीकल्चर। सेकेंडली वी आर गिविंग 250 से ज्यादा एलाइड इंडस्ट्री को भी हम लोग साथ में काम देते हैं, तो उनके भी जो है स्टाफ, उनके भी एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो छूट जो दी है वो ग्राहक को दी है, कंज्यूमर को दी है छूट, उसकी वजह से कंज्यूमर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हुई है, उससे बेनिफिट डायरेक्ट कंज्यूमर को मिला है। तो ये जो पूरा सिलसिला है जिसकी वजह से
महाराष्ट्र की इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में रिवाइव होगी। अभी यही आगे देखते हुए हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया कि ये जो छूट है वो अगले मार्च 22 तक करे या दिसंबर 21 तक करे, पर 9 से 12 महीने के लिए ये छूट को एक्सटेंड करे। अभी 2 में से 3% हुआ तो भले 3%, पर 3% में ये छूट और आगे एक्सटेंड करे तो इकोनॉमी रिवाइवल के लिए और ग्राहक के लिए ये सुविधा और अच्छा नया घर लेने के लिए आसान हो जाएगा। अभी इसीलिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया गवर्नमेंट को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को दिया, ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर को भी दिया। हम पर्सनली भी मीटिंग करके एक्सप्लेन किए हैं मैटर, MCHI ने वी हैड अ पर्सनल मीटिंग और ये मैटर को हमने समझा कि आगे रिक्वेस्ट की है कि ये अनाउंसमेंट होना चाहिए। बिल्कुल दीपक जी, आपके चेहरे की रौनक बता रही है कि सरकार की ओर से स्टैंप ड्यूटी का एक्सटेंशन तय हो चुका है। अभी लास्ट डे ही पता चलता है, लास्ट मोमेंट ही पता चलता है, कोई पॉजिटिव संकेत या कुछ नहीं है। गवर्नमेंट फाइनली हैज टू टेक अ फाइनल कॉल, वो जब भी लेगी तभी पता चलेगा। गुलाम साहब, आपकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी छूट ने हाउसिंग को एक बड़ा बूस्ट दिया है। जाहिर है सरकार को बड़ा रेवेन्यू हासिल हुआ है, सरकार भी चाहेगी कि ये बना रहे। क्या कहते हैं आपकी रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स क्या हैं, और अगर स्टैम्प ड्यूटी छूट की मियाद बढ़ी तो अगले आंकड़े क्या होंगे, और क्या सरकार को इसके अलावा और छूट देने की जरूरत है? सबसे पहले तो इस बात का इस तस्वीर के तमाम रुख पर नजर डालना जरूरी है। ये कह लेना कि स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन ये सारे मर्ज की एक वाहिद दवा है तो शायद ये सही नहीं होगा। इसी के साथ साथ बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे अगर आप देख लें हमारा जो हाउसिंग फाइनेंस की इंटरेस्ट है वो आज शायद हिस्टोरिकली लो लेवल पर है, और काफी सारी सुविधाएं ऑलरेडी इंडस्ट्री को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो और कई सारे सुविधाएं जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए दी गई हैं। उनके अलावा ये एक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो कदम उठाया गया था सितंबर में, जहां पर उन्होंने 3% रिडक्शन किया था और जनवरी से उसे 2% कर दिया। अब इस पर ये एक और चीज जो देखनी जरूरी है, मैं इस समय केवल मुंबई की बात करूंगा, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, MMR को ना लेते हुए सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, कि हमने जो पहले जब 4% का रिडक्शन था उस समय हमने जितने मकान बिकते देखे, जब 3% का रिडक्शन था तो हमने अंदाजन कुछ 36,000 के आसपास मकान बिकते हुए देखे उस दौरान में। और उसके बाद जब जनवरी से आज की अगर हम बात कर लें, तकरीबन उतने ही मकान 2% रिडक्शन पर भी बिक चुके हैं। जब हमारी 3% रिडक्शन पर थी उसमें जितने मकान बिके उतने ही जब रिडक्शन कम हुआ तब भी बिके हैं। अब इसका दूसरा पहलू इस तस्वीर का जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है, स्टेट गवर्नमेंट ने भी जब ये स्टैम्प ड्यूटी में कटौती की है तो उससे उनको रेवेन्यू लॉस भी नहीं हुआ है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है इस छूट के बावजूद भी। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं पर तो उस पर एक रोक लगनी जरूरी है। उसके दो कारण है। पहली चीज तो ये कि गवर्नमेंट को भी अंदाजा हो रहा है। एक और चीज जो मैं लास्ट इस चीज से संबंधित आपके सामने रखना चाहूंगा, मकानों का खरीदारी जो है एक काफी हद तक इमोशनल डिसीजन भी होता है। चाहे मेरे पास एक अमाउंट, एक रकम बनी हुई हो, लेकिन उसे कमिट करना, उससे अपना मकान लेना, कहीं ना कहीं इमोशंस भी प्ले करते हैं। और उन भावनाओं के लिए ये जो एक लास्ट डिसीजन, जैसे मैंने कहा कि कई सारे डिसीजन रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव होते चले जा रहे थे पिछले 3-4 सालों में, ये एक लास्ट डिसीजन था जिसके कारण सारे सेंटिमेंट्स चेंज हुए, सेंटिमेंट बूस्ट हुआ, भावनाओं में एक बहुत इंप्रूवमेंट आया और लोगों ने मकान खरीदना शुरू किया। अब जब धीरे धीरे गवर्नमेंट उसे ट्रंकेट कर रही है, कम कर रही है उस छूट को, तो भी उसी मोमेंटम पर हम मकान की बिक्री देख रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए अपने रेवेन्यू को बरकरार रखने के लिए ये डिसाइड करना जरूरी कि कहीं ना कहीं इसे रोकना होगा। कहाँ रोकना होगा ये डिसाइड करना, जैसा गुराडिया जी बता रहे थे, गवर्नमेंट के हाथ है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं से इसे ट्रंकेट करना, पहले 3% का था, फिर अब 2% हुआ, तो अगर इसे 1% करके धीरे धीमे से अगर खत्म किया जाए वो भी एक हल गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। लेकिन इसे भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ भी रकम कलेक्ट हो रही है वो कहीं ना कहीं वापस हमारे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में खर्च की जाएगी, और इस मेगा पिक्चर को, मैक्रो पिक्चर को भूलना हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो यहां लेते एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी छूट ने बिक्री और लॉन्चेस को काफी बड़ा बूस्ट दिया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। छोटे से ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं दो अहम मुद्दों पर। पहला मुद्दा ये कि मॉरेटोरियम के दौरान जिस तरह से ब्याज पर ब्याज लगाने को लेकर लोगों में चिंता थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। दिग्गज उस पर क्या अपनी राय देते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और वही दूसरी ओर महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तरह से स्टैंप ड्यूटी की छूट ने बिक्री और लॉन्चेस को काफी बढ़ा दिया था, उस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और आज आपके लिए प्रॉपर्टी मार्केट फायदे या नुकसान का सौदा है, इस पर कर रहे हैं विस्तार से बात। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमित जी, आपसे समझना चाहेंगे, रियल एस्टेट मार्केट अभी संभल ही रहा था कि कोविड की दूसरी लहर ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। जिस तरह से रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अगर हालात बिगड़े और हम वापस लॉकडाउन की तरफ बढ़े तो रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना दबाव पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? जी, जो फिलहाल आरबीआई गवर्नर का स्टेटमेंट रहा है कि सेकेंड वेव के वजह से इकोनॉमिक या आर्थिक व्यवस्था पर अब और दबाव लेना पॉसिबल या संभव नहीं है। ना ही सरकार के लिए और छूट देना संभव होगा, ना ही कोई आर्थिक व्यवस्था में कोई और लॉसेस लेना संभव होगा। तो इसके लिए हिदायत यही दी जा रही है सरकार और केंद्रीय और लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से कि आप सावधानी बरतें, आपसे जो बन पाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो आप शुरू रखें। मगर मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है दीपक जी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अब गर्मियों के सीजन में और बारिशों के सीजन में वैसे भी थोड़े फुटफॉल कम हो जाते हैं ग्राहकों के, और जो पीक सीजन होता है वो दिवाली से लेके मार्च तक टिपिकली रहता है, जो सेकेंड हाफ H2 में बोलते हैं। तो जो फर्स्ट हाफ का सीजन है वो वैसे भी थोड़ा सा धीमा चलता है। तो मेरी ये उम्मीद है कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो तो धीमी नहीं होगी, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमाइजेशन का, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बड़ा इंटरवेंशन ऑलरेडी कर लिया है डेवलपर्स ने। हमने भी एज इन्वेस्टर्स उनके साथ जुड़कर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया है जो प्रोजेक्ट्स की जो प्रबलता है, जो उसका प्रभाव है, उसको कम ना होने दे, चाहे वो कम लोगों से उतना ज्यादा आउटपुट निकाल सकें। इस टाइप की टेक्नोलॉजी, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और इस टाइप के इक्विपमेंट यूज करें ताकि जो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट है वो रुकने ना पाए। बिल्कुल। तो अगर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकता तो हो सकता है कि थोड़ी सी खरीदारी का जो माहौल है वो कम होगा, लोग घर से कम निकलेंगे। अब वैक्सीनेशन रोल आउट हो ही रही है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और जो सरकार का जो टारगेट है कि 50 लाख वैक्सीन मिलनी चाहिए पूरे देश में हर महीने, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक मीडियम टर्म भले ही कंज्यूमर या परचेजिंग इम्पैक्ट आएगा, मगर मुझे उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखता। बिल्कुल। गोराडिया साहब, आपसे और गुलाम जी साहब आपसे समझना चाहेंगे कि बिल्कुल छोटे कमेंट के जरिए बताइए कि पहले आपसे बात करेंगे गोराडिया साहब की बढ़ी हुई सेल का अंदाजा हम रजिस्ट्रेशन के आधार पर लगाते हैं, लेकिन ये बात कैसे साफ हो कि ये सेल फ्रेश मार्केट में हो रही है या फिर डिस्ट्रेस सेल है? सेल तो दो किस्म की है, एक डेवलपर बेचता है, नहीं तो सेकेंडरी मार्केट में सेल होती है जो सोसाइटी टू सोसाइटी के अंदर कस्टमर जो रहता है वो खुद बेच के कहीं बड़ा घर ले तो कोई नया घर लेता है उसमें पुरानी बिल्डिंग में, और कोई डेवलपर के वहां नई घर खरीदता है। तो जो सेल जो है वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू सेल तो हुआ ही है, पैसा मनी सर्कुलेट हुआ है, उसके पैसे से किसी ने बैंक लोन ली, किसी ने वो पैसे से आगे नया सेल खरीदा जी। और अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें भी सेल हुआ है, सेकेंडरी मार्केट में भी सेल हुआ है, और बिल्डर के जो न्यू लॉन्च रहते हैं उसमें भी सेल हुआ है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में विद ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है या विदाउट है, और नियरिंग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है 4-6 महीने में, उस पर भी सेल हुआ है। तो सब किस्म की प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ये लास्ट 7 महीने के माहौल में अच्छा सेल हुआ है। एंड फाइनली जो भी है वो रियल एस्टेट को बूस्ट किया है, रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू हो या जो भी है। फाइनली अभी जो डेवलपर ने स्ट्रेस पे थोड़ा 2-5% कम में भी बेचा हो, फाइनली तो वो पैसा आके उस बैंक कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, वेंडर को कमिटमेंट के हिसाब से उससे आगे बढ़ाया है। इट इज अ वाइज डिसीजन, बेचा है पैसा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माल बेचना जरूरी है। उन्होंने बेचा है, वो अब नंबर्स आपको दिखाते हैं। गुलाम जी के नंबर्स जो है वो डेफिनेटली वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट कि काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। गुलाम साहब, अभी पिछले शो में हमने एक सर्वे पर बात की जिसमें सेकेंडरी मार्केट में लोगों को शानदार डील्स मिल रही है, अनसोल्ड इन्वेंट्री का आंकड़ा भी कुछ अलग कहानी कह रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये जो काफी सारा हमारा नजरिया जो बना है वो महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई को सामने रखते हुए बना है। और मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है ये सारे देश भर में होता हुआ नहीं दिख रहा।
तो जब आप ओवरऑल इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं तो ये हम पूरी देश की बात कर रहे हैं। मुंबई में खास तौर से बहुत सुविधाएं मिली हैं, मुंबई में डेवलपर्स को राहत मिली है। जैसा आपने कहा, दीपक गोरेट जी के चेहरे पर जो रौनक दिखाई दे रही है वो जाहिर सी बात है इस कारण से है कि उनका बिजनेस संभलता हुआ दिख रहा है। लेकिन यही चीज, इसी किस्म की रौनक सारे मुल्क के डेवलपर्स के चेहरे पर आज भी नहीं है। तो आप जब ओवरऑल सिचुएशन बता रहे हो, ओवरऑल इन्वेंट्री की बात कर रहे हो, वो आज भी चिंताजनक है। इसको समझ लेना जरूरी है कि अगर मुंबई में बहुत अच्छी राहत मिली है, अगला कदम बेंगलोर ने उठाया है, वहां पर भी स्टैंप ड्यूटी की छूट मिली है। लेकिन जब तक के इस किस्म के इक़दामात सारे मुल्क के म्युनिसिपैलिटीज नहीं उठाते, तब तक शायद ये जो दोबारा रियल एस्टेट को धड़े पर लाना, ट्रैक पर लाना, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और उस दौरान प्रेशर, स्ट्रेस और जो एक चिंताजनक माहौल बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। उससे राहत इतनी जल्दी मिलती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर हम समझना चाहें तो जो बड़ी बातें हैं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कम से कम आपको अब ब्याज पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, कुछ बिल्डर यदि आपसे लॉकडाउन के दौरान जबरन पेनाल्टी वसूल कर रहे हैं तो कानूनी मदद लीजिए। दूसरी ओर महाराष्ट्र ने स्टैंप ड्यूटी समेत छूट ने जिस तरह से बिक्री और लॉन्च को बढ़ाया है, उससे दूसरे राज्यों को सबक लेने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो प्रॉपर्टी प्लस में आज फिलहाल इतना ही। इस शो से जुड़े आपके कोई सुझाव या प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े किसी मुद्दे पर आप दिग्गजों की राय जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। तमाम सारे विकल्प हैं आपके पास हमसे जुड़ने के लिए। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।